कहानी बार brings you a cocktail of stories in English and in Hindustani। मैं हूं ऋचा और आज मैं आपके लिए लाई हूं लेखिका शांता कौल की कहानियों का एक छोटा सा खजाना, उनकी सुप्रसिद्ध किताब काली रात का सूरज से। हमारी आज की कहानी है आखिरी पन्ना। ये बस्ती तपती रेत पर बसी है। दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं। धरती के सीने पर उगे ये फफोलों जैसे खेमों का एक झुंड कड़कती धूप और बारिश के पानी के थपेड़ों को झेलते तार तार हुए उनके बदन उनकी बेबसी की गाथा सुना रहे हैं। ये शरणार्थी कैंप सूर्य की पहली किरण से भी पहले जागता है। हजारों प्रश्न लिए हुए सबसे पहले पानी की चिंता कब आएगा, बर्तनों को एक कतार में रखने की फिक्र, राशन का जुगाड़ कहां से होगा, किस ऑफिस में आज नौकरी की तलाश होगी, कौन कौन सी जगह जाकर बिजली पानी की गुहार लगानी होगी, कहां से दिन भर के खर्चे के लिए इंतजाम होगा। इसके साथ साथ डॉक्टर का दरवाजा भी खटखटाना है। कहां थे और कहां पहुंच गए, अब क्या करें और क्या ना करें। ऐसे ही अनेक प्रश्नों के साथ इस कैंप की जीवन धारा जागती भी है और चलती भी है, और उस पर लक्ष्मी का चित्कार, उसके विलाप, हर एक का हाथ पकड़ के विनती करना, किसी का दामन थाम कर गुहार करना, किसी को आज्ञा के स्वर में कहना, देखना मेरा राजा मिलेगा तो उसको जल्दी भेजना यहां, कहना उसका खाना ठंडा हो रहा है, कब से बैठी हूं, हाँ उसके लिए राजमा और शलगम बनाए हैं, अच्छे लगते हैं ना उसको, तुम भी आना, तुम्हारे लिए भी परोसूंगी, उसको साथ लेकर जरूर आना। और दूसरे ही क्षण जोर जोर से दिल दहलाने वाली चीखों से सारे वातावरण को एक करहा में बदल देना। पहले पहले उसकी इन हरकतों से सब लोग परेशान होते थे, पर अब आदत सी हो गई थी। जीवन का एक अंग बन गई थी उसकी ये चीख पुकार। कभी कभी उसका इंतजार, उसकी प्रतीक्षा कहकहों का रूप ले लेती, जो इतना डरावना होता कि शब्दों में समेट लेना बहुत कठिन था। पर आज ये बस्ती खामोश थी। एक ऐसी चुप्पी, ऐसा सन्नाटा, दिल की धड़कनें भी दहला जाती थी। सांसों का उतार चढ़ाव किसी तूफान से कम ना था। कदमों की आहट जैसे मानो बोझ ढो रही थी। सभी जागे थे, सभी की आंखों में अनेक प्रश्न थे। सब कुछ कहना चाह रहे थे, पर होठों पर चुप्पी थी, एक अजीब खामोशी। सभी इंतजार में थे कि कहीं से कोई आवाज आएगी, पर कोई बोल ही नहीं पा रहा था। एक ही जगह खड़े हम सब सदियों की यात्रा तय कर रहे थे। सभी चाहते थे कहीं से कोई आवाज उभरे, पर लगता था इस पृथ्वी से नाद ही लुप्त हो गया है। आवाज का अस्तित्व समाप्त हो गया है, क्योंकि आज लक्ष्मी खामोश थी, शांत थी, जैसे समुद्र भयंकर तूफान गुजरने के बाद शांत होता है। वही हाल था यहां इस रेगिस्तान में बसे इस कैंप का। दिसंबर की ठिठुरती शाम, घने बादलों ने सारी वादी को घेर लिया था। साए साए करती ठंडी हवाएं हर दरवाजे और खिड़की पर दस्तक देती हुई आगे निकल जाती। अंधेरा भी घना हो चला था। कहीं कहीं टिमटिमाती रोशनी नजर तो आती थी, पर धुंधलाई हुई। पहाड़ों के दामन में ये छोटा सा गांव इस ठिठुरती शाम में सांसें ले रहा था। लक्ष्मी ने चूल्हे की आग ठंडी करके खाना उसी पर रखा और खुद आकर खिड़की के पास बैठ गई। अपने आप से सवाल भी करती रही और जवाब भी खुद ही देती रही। कहां गया होगा राजू, आज देर कहां कर दी, कहां हो सकता है, दुकान पर काफी भीड़ होगी, इस सर्दी के मारे सब बीमार हैं, इतने आदमियों को दवाई बांटना आसान काम नहीं है। उसने अपनी ठुड्डी घुटनों पर टिका दी और ना जाने क्या क्या सोचती रही। जब वो इस गांव में ब्याह कर आई थी, कहां थी उन दिनों बिजली?
दिए जला करते थे। पर उस टिमटिमाती रोशनी में भी ये गांव कितना खुश था। एक सादगी थी, प्यार था, एक दूसरे की चिंता थी। वैसे आज भी है, पर वो बात नहीं रही। उसका घर गांव के बीचों बीच था। घर में सास नहीं थी, पर ससुर जी ने दोनों का प्यार दिया था। लक्ष्मी उन्हीं का दिया हुआ नाम है और शादी के दूसरे ही दिन घर की चाबियां उसके हाथ में दे दी थी कि अब तुम ही इस घर की लक्ष्मी हो, गृह लक्ष्मी, तुम्हें ही संभालना है। इन शब्दों ने लक्ष्मी को क्षणों में बहुत बड़ा बना दिया था और उसी ने अपना मायका, घर आंगन, माँ बाप, भाई बहन सबका प्यार समेटकर इस अनगाई को सींचा। देखते ही देखते वो सबकी प्यारी हो गई, घर की, गांव की। कितना प्यार, कितना अपनापन मिला उसे सबसे। उसने लंबी सांस ली और याद किया। देखते देखते 2 बरस बीत गए और उसकी गोद में एक चांद का टुकड़ा सांसें लेने लगा था। उसे याद आया वो दिन, कितना खुश था वो घर परिवार। बाहर कुछ खटका हुआ, उसका ध्यान टूटा। उसने आहिस्ता से खिड़की का पट खोला। सारे बदन को छींटता हुआ एक तेज हवा का झोंका आया, जिसने अंदर तक सिरहन पैदा कर दी। कितनी तीखी हवा है, सोचते हुए उसने अंधेरे में झांकने की व्यर्थ ही कोशिश की। कुछ नजर नहीं आया। जाने कहां रुक गया। उसके होंठ फड़फड़ाए और जल्दी से पट बंद कर दिया। उसकी जीवन गाथा का एक और पन्ना उलट गया था। उसने उठकर खाने को कपड़े से ढक दिया और आकर उसी जगह फिर बैठ गई। यादों का सिलसिला फिर सामने आया। उसका पति हमेशा कहता था, देखो हमारे पास पुरखों की जमीन है, ज़रात बहुत हैं, पर हम अपने बेटे को पढ़ाएंगे, एक डॉक्टर बनाएंगे यहीं इस गांव में, कितना नाम होगा उसका। पर वक्त ने उसे डॉक्टर तो नहीं, पर एक मेडिकल स्टोर का मालिक तो बना ही दिया, वो भी मां की मेहनत और लगन से, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पति की मनोकामना पूरी हो, उसका दिया वचन निभा सके। समय किसी का साथ नहीं देता। बब्जी उसके ससुर राजू की पैदाइश के कुछ महीने बाद ही भगवान को प्यारे हो गए। सारा भार उस पर और उसके पति पर ही आ पड़ा, पर दोनों ने घर बाहर सब संभाल लिया। समय बहता पानी है, कब आंखों से ओझल हो जाता है पता ही नहीं चलता। उसे याद आया जब राजू 5वीं श्रेणी में पास होकर आया, कितनी खुशी हुई थी उन दोनों को। सब गांव वालों ने बधाइयां भी दी थी और साथ ही ये सुझाव भी कि अब इसे काम में लगा दो। हाथ बटाएगा बाप का, किसान का बेटा है, जमीन के साथ रिश्ता जोड़ो इसका, सब संभालेगा। पर नहीं, उसके पिता ने उसे आगे पढ़ने का संकल्प किया था। उसी पर अडिग रहा। लक्ष्मी ने एक लंबी सांस ली और अपने ही अंदर से प्रश्न पूछा, फिर क्या हुआ? बाहर फिर कुछ गिरने की आवाज आई। यादों का सिलसिला टूटा। वो उठी, बाहर झांक कर देखा, पर कुछ नहीं था सिवाय अंधकार के। खुद ही अपने आप को समझाया, बिल्ली होगी, अक्सर छप्पर पर से कूदती है। उसने एक बार फिर अपनी तसल्ली के लिए किचन में जाकर खाने को चारों ओर से ढक दिया और आकर कांगड़ी को थोड़ा कुरेदा, तेज करने के लिए। दोनों हाथ उस पर धरकर बैठ गई। एक एक पन्ना वो जिंदगी की किताब का उलटती रही। ये पन्ना जो अब खुला था काफी भारी और दुखदाई था। राजू ने 10वीं का इम्तिहान अनंतनाग के एक स्कूल से पास किया। ये उन दोनों की तपस्या के साल थे, क्योंकि राजू घर से दूर जा रहा था। उसका खर्चा, किताबों का खर्चा, सब कुछ खुद ही करना था। पर राजू के पिता ने हंसते हंसते ये सब कर लिया था और अब राजू 10वीं पास था और अब उसकी आगे की पढ़ाई का जुगाड़ करना था। पर अचानक ऐसा कुछ घटा कि सब कुछ बदल गया।
वक्त से पहले उनके हरे भरे चमन में पतझड़ का साया आन पड़ा। होनी को कौन टाल सकता है। लक्ष्मी का घर एक झटके में बिखर गया। राजू के पिता नहीं रहे, अब वो थी और उसका बेटा, और सामने पहाड़ जैसी जिंदगी। वो घर संभाले या खेतों को देखे, सबने यही सलाह दी कि अब बेटे को जमीनों की तरफ मोड़ दो, छोटा है, सब सीख जाएगा, हम साथ हैं ना। बिरजू ने कहा था, मैं इसे सब गुर सिखा दूंगा, तुम बिल्कुल घबराना नहीं। और वो वाकई नहीं घबराए। साहस का आंचल थामे रखा और अडिग कदमों से उन पगडंडियों पर चलती रही। उबड़ खाबड़, कहीं समतल, पर उसकी रफ्तार एक जैसी थी। और लक्ष्य था उसके बेटे का भविष्य, जो उन दोनों के जीवन में बाहर लेकर आया था। उसे संभालना, कुछ बनाना, मृत्यु के तांडव ने जो तिनके बिखेरे थे उन्हें इकट्ठा करना, कुछ अपनी हिम्मत से और कुछ गांव के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से गांव में एक छोटी सी दवाइयों की दुकान खुलवाने में वो सफल रही। उसे लगा उधर आसमानों में ऊपर पति की आत्मा उन दोनों को निहार रही है और आशीर्वाद की छाया बिखेर रही है, और वो दोनों इस छोटी सी दुनिया में खुश थे, मगन थे। चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर, सबके हाथ दुआ में उठते हैं। यूं जिंदगी की ये गाड़ी अपने रास्ते पर चल रही थी, किसी हिचकोले के बिना। कोई चिंता नहीं थी, अगर थी तो बस इस बात की कि अब राजू के लिए एक अच्छी सी लड़की मिले। कुछ दिन पहले जान आपा ने कहा था, एक लड़की मेरी नजर में है, बौन गांव की, मेरे मायके के हमसाए, अच्छी है, सुंदर है, सुघड़ है, और क्या चाहिए। चलो देखते हैं, फिर मुझे क्या करना है, मैं भी आराम से रहूंगी, बहू बेटा घर संभालेंगे जैसे कभी मैंने संभाला था। कोई फिक्र नहीं, जमीन है, दुकान भी भगवान की कृपा से ठीक ठाक ही चल रही है, घर में 2-3 गायें भी हैं, और क्या चाहिए। शादी के लिए थोड़ा बहुत पैसा बचा कर रखा है मैंने, फिर मेरे जेवर हैं, सब ठीक होगा। बस भगवान से राजू की लंबी आयु की प्रार्थना करती हूँ। और वो ऐसे सपनों में खो गई जो कभी पूरे ही नहीं हुए। पर उसके अंदर एक अजीब सी उथल पुथल होने लगी। काफी देर हो गई है, आखिर राजू अभी तक क्यों नहीं आया? कभी भी इतनी देर तक दुकान पर तो नहीं रहता है। क्या बात है, जाकर देख कर आऊं, नजदीक ही तो है। वो उठी, चप्पल पहनने लगी कि बाहर का दरवाजा खुलने की आहट हुई। उसने खिड़की खोलकर अंधेरे में झांकने की कोशिश की। कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। हाँ, कुछ साए अंदर आते नजर जरूर आए। ये इतने लोग कौन है? राजू तो ठीक है ना? वो घबराई हुई कमरे के दरवाजे तक आई, पट खोला और सामने मोहल्ले के 3-4 आदमियों को इकट्ठा देखा। वो सहम गई और आंखों ही आंखों में पूछा, क्या बात है? कोई कुछ नहीं बोला, किसी की हिम्मत नहीं थी कहने को। जो घट चुका था, वो बुत बनी उन्हें देखती रही। आखिर लज्जू आगे आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटी हिम्मत से काम लेना। राजू को कुछ अनजान लोगों ने, वो इतना ही कह पाया था कि लक्ष्मी दहाड़ मारकर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। और कुछ क्षणों के बाद उठी और पूछा, कहाँ है मेरा राजू? जल्दी आ, खाना तेरा ठंडा हो रहा है, बहुत भूख लगी होगी, सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं परोस कर लाती। उसे पता भी नहीं चला कि वो कब इस कैंप में लाई गई और राजू का क्या हुआ। बस वो उसी बिंदु पर खड़ी थी, समय की रफ्तार थम गई थी। उसके लिए वो किसी सूरत में ये सुनने के लिए तैयार नहीं थी कि वे कैंप में है और राजू अब नहीं है। कितनी बार हम लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की,
पर उसकी सोच उस बिंदु से आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। एक ही याद ताजा थी, राजू के लिए शलगम और राजमा बनाए हैं। वो आता क्यों नहीं? अपना घर, अपना गांव, अपने लोग, कुछ याद नहीं था उसे। बस एक ही प्रतीक्षा थी उसे, जो सुबह के 4 बजे से चीखने, चिल्लाने और रोने पर बाध्य करती रही, और हमारे कान सुन सुनकर अब उस चित्कार के आदी हो चुके थे। और आज अचानक सब शांत था। उसके जीवन की किताब का आखिरी पन्ना बंद हो चुका था। मैंने साथ खड़ी राधिका का हाथ पकड़ा। उसने मेरी तरफ देखा। हाँ, कुछ तो करना ही है। आखिर कब तक यूं ही खड़े रहेंगे? और साथ ही सब हरकत में आ गए और लगा इस कैंप में फिर रोज की दिनचर्या आरंभ हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें जरूर बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स टिल आई एम बैक विद द नेक्स्ट स्टोरी।